नेपाल में सियासी उथल-पुथल पर विराम लग गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली है। केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटाने वाले जेनजी का गुस्सा शांत हो चुका है और उम्मीद है कि नेपाल की गाड़ी अब पटरी पर लौटेगी। लेकिन इस नई सरकार के सामने आते ही एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक ऐसा दर्द जो नेपाल के इस नए अध्याय को लिखने से पहले ही सवालों के घेरे में ला रहा है। ऐसा क्या है कि सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनते ही युवाओं ने मांग कर दी है। इस वीडियो में आपको सरल शब्दों में आगे बताते हैं कि क्या मामला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल 4 सितंबर को नेपाल में जेनजी यानी युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि इसमें अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। इस क्रांति ने केपी शर्मा ओली की सरकार तो गिरा दी, लेकिन अपने पीछे एक गहरा जख्म छोड़ गई है। अब इस हिंसक प्रदर्शन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन सड़कों पर उतर आए हैं। वो नई बनी सुशीला कार्की सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। काठमांडू के रिपोर्टर्स क्लब में इकट्ठा होकर इन सभी ने अपने प्रियजनों के लिए शहीद का दर्जा और सम्मान की मांग की है। इन परिजनों के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में अपने अपनों के लिए न्याय की दृढ़ता साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी छाती से उन तस्वीरों को लगा रखा था जिन्होंने नेपाल में इस क्रांति के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनका कहना है कि उनके अपनों की मौत पुलिस की गोलीबारी से हुई है, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट उमेश महत की भी मौत हो गई थी। उनकी बहन ने भावुक होकर बताया कि उमेश का सपना नेपाल के लिए फुटबॉल स्टार बनने का था। उनके माता पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थी, जो अब सब खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाई और अन्य लोगों ने नेपाल की बेहतरी के लिए अपनी जान गंवाई है, इसलिए वो शहीद हैं और सरकार को उन्हें ये दर्जा देना चाहिए। परिवार को आर्थिक सहयोग देने की मांग भी उठाई जा रही है। 19 साल के रसिक भी मृतकों में शामिल थे, जिनकी चाची ने भी इसी तरह की मांग दोहराई है। अब नेपाल की नई पीएम बनी सुशीला कार्की के सामने ये पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। क्या उनकी अंतरिम सरकार उन लोगों को शहीद का दर्जा देगी जिन्होंने इस जेनजी क्रांति में अपनी जान गंवाई है? सूत्रों का कहना है कि मृतकों के परिजन इसे लेकर बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो नेपाल में एक बार फिर विरोध की आग भड़क सकती है। ये प्रदर्शन सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसने ओली सरकार को गिरा दिया और सुशीला कार्की को सत्ता सौंपी। अब सवाल ये है कि क्या नई सरकार उन युवाओं की कुर्बानी को स्वीकार करेगी जिनकी वजह से उन्हें ये सत्ता मिली है, या फिर एक बार फिर नेपाल में न्याय की तलाश में एक और क्रांति की आहट सुनाई देगी? आने वाले 6 महीने नेपाल के भविष्य के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। हालांकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने एक अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है। चीन समर्थक माने जाने वाले केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हुए इस बदलाव पर भारत की भी पैनी नजर है और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कई दिनों से राजनीतिक अनिश्चितता पर विराम लगाते हुए शुक्रवार देर रात पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। काठमांडू स्थित राष्ट्रपति निवास में आयोजित एक गरिमामय समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 73 वर्षीय कार्की को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम बनी है। इससे आपका क्या सोचना है? क्या युवा अब शांत बैठेंगे या उनकी मांगे और बढ़ती जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।